हेलो बच्चों। हमें छोटी छोटी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से टकराया करते हैं। छोटी छोटी गलतियां हम अगर करते चले जाएंगे तो ही एक बड़ा डैमेज होता है, और छोटी छोटी गलतियां अगर हम सुधार लेंगे तो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो मैथ्स में भी ऐसा ही है। अगर अपन छोटी छोटी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते जाएंगे, मैथ्स की छोटी छोटी बारीकियों को समझते चले जाएंगे, तो हम खो जाएंगे मैथ्स की इस माया में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की, सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन टर्म, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बता दूं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स ऑलरेडी सीख लिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है ये हमने सीख लिया, मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हमने सीख लिया, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हम सीख चुके हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख चुके हैं, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टोरियल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम एकदम सीख चुके हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग सीख चुके हैं। तो इस लेक्चर में बारी है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने की। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो हम इस लेक्चर में आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो बता दूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिनोट कैसे करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted by ARGZ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर डिनोट करना हो तो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ARGZ। क्लियर है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। आइए समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है। हमको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आर्गेंट प्लेन में, ठीक है। तो यहां पे मैंने बना ली रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे ले लेते हैं, यहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है ना, z ले लिया मैंने, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना है इस बात को। अपन समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है। z कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दीजिए, z कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर दीजिए आप, ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो है ना ये है ओरिजिन, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब z कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हो तो पॉजिटिव रियल एक्सिस जो एंगल बनाती है ना, ये देखिए पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। फिर से बता दूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है अपने को। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनता है इस लाइन सेगमेंट का पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, यहां पे ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय OZ, ये जो OZ लाइन है ना, OZ लाइन है, OZ लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का एंगल मेड बाय OZ विद positive direction of real axis, positive direction of real axis is known as argument
इज नोन एज आर्ग्यूमेंट जेड, उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट जेड। ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल है आर्ग्यूमेंट जेड, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट जेड से रिलेटेड कई सारी बातें और होती हैं, वो एक एक करके हमें समझनी होंगी, तब जा करके हमको ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्लियर होगा, ठीक है ना। एक और बात बता दूं मैं आपको, आर्ग्यूमेंट दो टाइप का होता है। एक होता है जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब जनरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। एक होता है जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, या बोल देते हैं जनरल आर्ग्यूमेंट। और दूसरा होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है ना। दो प्रकार का आर्ग्यूमेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब आर्ग्यूमेंट हमने डिफाइन किया गया है ना, तो ये जो एंगल मेजर जब करते हैं, तो इसको इसको एक तो जनरल एंगल भी बोल सकते हैं, जैसे थीटा को आप थीटा प्लस 2 पाई भी बोल सकते हैं। तो थीटा और थीटा प्लस 2 पाई एक ही है ना। थीटा थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, ये सारी बातें एक ही हैं। तो यहां पे अगर मैं इस एंगल को लिख दूं थीटा प्लस 2 के पाई, है ना, के यहां पे बोल दूं एक इंटीजर है, तो ये जो चीज होगी ये हमारी होगी जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, ये जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है। और अगर थीटा की वैल्यू में माइनस पाई से पाई के बीच में लिखूं, वो होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसको डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको, इस बात को मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि एक एंगल, एक आर्ग्यूमेंट जो है उसको प्रिंसिपल वैल्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखना होता है, और उसको जनरल वैल्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखना होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब आइए 1 प्लस आयोटा का हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। 1 प्लस आयोटा का क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 1 प्लस आयोटा को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। z क्या है हमारा, 1 प्लस आयोटा है। 1 प्लस आयोटा बोले तो 1,1 पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं जरा, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं z का। ये ओरिजिन है, ज्वाइन कर दिया OZ को, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। ये वाली लेंथ भी 1 है, ये वाली लेंथ भी 1 है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है एकदम कि ये जो लेंथ्स हैं, ये लेंथ्स कितनी है, 1 है। तो देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे आपको नजर आएगी। एक ट्रायंगल देखिए बना लेता हूं मैं, एक ट्रायंगल देखिए बना लेता हूं मैं। यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, तो ये लेंथ हमारी 1 है, ये लेंथ हमारी 1 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि जी tan थीटा जो है वो हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस 1/1, थीटा हो गया π/4, 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया, π/4। यहाँ पे रेडियन में ही आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा, ठीक है ना, रेडियन में ही वैल्यू बताएंगे अपन। तो थीटा जो है वो हो गया आपका π/4, ठीक है। तो ये जो थीटा आया है ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट z हो गया आपका π/4, आर्ग्यूमेंट z कितना हो गया, π/4। अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, पहली बात कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बतानी हो, अगर मान लो अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताइए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया π/4, कितना आ गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया π/4। इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMPZ से, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMPZ से। तो एम्पलीट्यूड z आ गया आपका π/4, या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये आ गया अपना π/4। कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और अगर कोई बोले जनरल आर्ग्यूमेंट क्या है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर बतानी हो इस केस में जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर बतानी हो, तो जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलेंगे हम π/4 + 2 के पाई। इसमें 2 के पाई आप जोड़ दीजिए,
के एक इंटीजर है ना, के एक इंटीजर है, के जो है वो एक इंटीजर है आई। तो यहाँ पे 2 के पाई क्यों जोड़ा? वो 2 के पाई इसलिए जोड़ा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था एक एंगल को मेजर करने के अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। कोई इसको पाई बाय 4 बोल सकता है, कोई यूं भी बोल सकता है 2 पाई प्लस पाई बाय 4, कोई इसको बोल सकता है कि 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई प्लस पाई बाय 4 पाई प्लस पाई बाय 4 भी बोल सकते हैं। तो ये जो पाई बाय 4 एंगल है इसको पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 पाई प्लस पाई बाय 4, 6 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4, कितना माइनस, हाँ माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 है ना, माइनस हाँ माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये देखिए माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस 4 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस 6 पाई प्लस पाई बाय 4। इस प्रकार से कई अंदाज हैं इस एंगल को मेजर करने के। तो सारी अंदाज जो है उनको एक जनरल फॉर्म में लिखना हो तो यूं लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई, पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई। यहाँ पे के की वैल्यू आप देखिए 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 हो गया, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 हो गया, के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 पाई प्लस पाई बाय 4 हो गया, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये जनरल वैल्यू है। तो अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के उसमें 2 के पाई ऐड कर दें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के उसमें अगर आप 2 के पाई ऐड कर दें तो वो बन जाएगी जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट में फर्क समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के बाद उसमें आप 2 के पाई ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है उसको आप सिंपली आर्गुमेंट z ऐसे करके डिनोट कर सकते हो, लिख दो भाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट बता रहे हैं आप ये। ठीक है, और एम्पलीट्यूड z जो है ना उसको डिनोट कैसे किया जाता है, एम्पलीट्यूड z इज डिनोटेड बाय AMPZ। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ये एक नोटेशन है, तो यहाँ पे ये बात मेंशन करनी जरूरी है कि दिस इज डिनोटेड बाय AMPZ। करेक्ट है जी। ठीक है, और जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कैसे मिलेगी, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट मिलेगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में आप 2 के पाई ऐड कर दें। ठीक है, और एक और चीज यहां नोट करने वाली है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट यहां पे नोट करने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई से बड़ी होती है और पाई या उससे छोटी होती है। ठीक है ना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के बारे में। और दूसरी बात क्या है, अगर अपने को जनरल आर्गुमेंट निकालना है तो जनरल आर्गुमेंट निकलेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड के अंदर आप 2 के पाई ऐड कर दीजिए, आप 2 के पाई ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हाईली इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाली बातें हैं। ये इसके डेफिनेशन का ही पार्ट है, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेशन है, मतलब ये तो मालूम होनी ही चाहिए कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जो होती है ना वो डिफाइंड होती है माइनस पाई से पाई तक। ठीक है ना, पाई इंक्लूडेड है, माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है, मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में या फिर पाई, यही वैल्यूज लेनी है, तभी आप उस आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल पाओगे। और मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2 के पाई अगर अपन ऐड कर देते हैं, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है z का। ठीक है ना, ये z का क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है z का। तो इसके अंदर अगर आप 2 के पाई ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए आर्गुमेंट मतलब थीटा को यूं मेजर कर सकते हैं, थीटा को हम यूं मेजर कर सकते हैं, थीटा को मेजर करने के कई अंदाज हैं, उन सारे अंदाजों को एक ही फॉर्मूले में लिख दिया जाए तो वो होता है जनरल आर्गुमेंट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है कि ये जो थीटा है ये माइनस पाई से पाई तक इंक्लूडिंग पाई अगर मेजर किया जाए तो उस थीटा को बोलेंगे हम, उस आर्गुमेंट को बोलेंगे हम, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट को और बेहतर समझते हैं। इन फैक्ट हम आर्गुमेंट को बहुत बेहतर समझते हैं, आइए बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
देखिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, आपको उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बताना है और उसका जनरल आर्ग्यूमेंट भी बताना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -1 प्लस √3 आयोटा। मैंने ले लिया Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3 आयोटा। इसका अपने को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बताना है और जनरल आर्ग्यूमेंट भी बताना है। तो सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कभी भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या जनरल आर्ग्यूमेंट बताना हो तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन आर्गेंड प्लेन में डिनोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम है कि अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर लें, ठीक है भाई। अब जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अब जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू आर्गुमेंट की जितनी थ्योरी बताई है अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और समझाऊं भी। तो ये जो एग्जांपल्स है ये करने बहुत जरूरी है। अगर इन एग्जांपल्स को आप उतना ढंग से ग्रैस्प नहीं कर पाओगे तो आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आर्ग्यूमेंट समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत डिटेल में एग्जांपल करवा रहा हूं, पूरा फोकस इधर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी रियल एक्सिस है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी रियल एक्सिस है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3 आयोटा है। सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यहां पे डिनोट करें, किस कोऑर्डिनेट में होगा बताएं। तो -1 x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट √3 है, तो यहां कहीं मिलेगा आपको -1, √3 पॉइंट, ठीक है ना। यहां मिलेगा -1, √3 पॉइंट, मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है वो यहां है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहां पे है, ठीक है। तो यहां मिला अपने को Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। तो क्या करना होता है, ये जो Z1 है और ये जो ओरिजिन है इसको ज्वाइन करना होता है। Z1 और ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। Z1 और ओरिजिन को अपन ने ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। Z1 और ओरिजिन को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पॉजिटिव हमें देख रहा है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ इसका एंगल, ये मैंने आर्गुमेंट के डेफिनेशन बताया था कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ इसका एंगल देखना है। तो इसका एंगल देखिए, यूं भी अपन इसके एंगल को मेजर कर सकते हैं और इसके एंगल को अपन यूं भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके एंगल को यूं मेजर करेंगे तो पाई से बड़ा चला गया। क्या चला गया? पाई से बड़ा चला गया। मेरे को निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब कभी आपसे आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग होता है कि आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बताएं। और अगर कोई पूछे कि इसका जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बताइए तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई अपन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहां पे ये जो थीटा इस प्रकार से मैं मेजर करूंगा, आप देख लें कि ये जो थीटा है ना, ये अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट चाहते हैं तो इस थीटा को मेजर करना है -π से π तक, है ना। थीटा होना चाहिए -π से π तक। इसको यूं भी मेजर कर सकते हैं लेकिन ये -π से जो है ना और छोटा हो गया तो यूं मेजर करना अलाउड नहीं है। इसको हम यूं ही मेजर करेंगे क्योंकि अपने को आंसर देना होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में -π से π तक, पाई इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अब इस थीटा को मेजर करने के लिए मुझको पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा, मुझको ये पहले अल्फा एंगल निकालना पड़ेगा। एक्यूट एंगल है अल्फा, ठीक है ना। तो ये वाली जो लेंथ है ना, इस लेंथ की बात करें, देखो tan अल्फा अगर निकालना है अपने को, tan अल्फा निकालना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना √3 और ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो 1 है, ठीक है। मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का -1, 0 है तो लेंथ की बात हो रही है, लेंथ हमारी 1 है, करेक्ट है ना, लेंथ हमारी 1 है। तो ये हो गया √3/1, कितना हो गया √3/1। तो अल्फा हो गया हमारा π/3, अल्फा कितना हो गया π/3। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जब यू मेजर करते हैं ना एंगल को, यू मेजर करते हैं तो एंगल को पॉजिटिव में मेजर किया जाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है ना। एंगल की जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है और ये जो मेजरमेंट एंगल की है ये होती है क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट होती है। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि जब क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं
तो नेगेटिव में एंगल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव में एंगल होता है। तो जब भी कभी मैं आर्गुमेंट को इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो पॉजिटिव में आंसर दूंगा, और अगर मैं आर्गुमेंट को इस प्रकार से मेजर करूंगा तो मैं नेगेटिव में आंसर दूंगा। क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं कि अगर एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो वो क्या आता है, वो आता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो पॉजिटिव। तो हमारा जो आर्गुमेंट है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है। तो थीटा जो होगा आर्ग्यूमेंट z है ना, थीटा का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट z, वो कितना होगा, ये पूरा एंगल तो पाए है, ये पूरा एंगल पाए है ना, इस पाए में से माइनस कर दीजिए अल्फा को अगर माइनस कर देंगे तो थीटा आएगा। अल्फा कितना है, अल्फा है π/3, तो 2π/3 हो गया। तो -1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस √3 आयोटा जो है उसका आर्ग्यूमेंट हमने निकाला, और वो कितना हो गया, 2π/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा का मैंने आर्ग्यूमेंट निकाला था, वो कितना था, वो था π/4। ठीक है ना, इसका आर्ग्यूमेंट निकाला था π/4 था। तो मैंने देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखा दिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और वहां पे आपको आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाता हूं। अब की बार कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -√3 माइनस आयोटा। ध्यान से देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 माइनस आयोटा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो अब Z2 का आर्गुमेंट निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, Z2 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब तक रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में समस्या रहेगी। तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये मालूम कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे देखिए ये Z2 यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिला आपको Z2। ठीक है ना, Z2 कितना है जी, ये है -√3 और माइनस आयोटा। ठीक है, अब आर्गुमेंट को याद कीजिए, आर्गुमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन तो कर लिया, अब आर्गुमेंट को याद कीजिए। आर्गुमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को और ओरिजिन को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन का इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल होता है वो होता है आर्गुमेंट। ठीक है, और मैं सबसे पहले निकालूंगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। मेरा इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में है। जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना तो बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पे भी अगर कोई पूछे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, कोई पूछे हमसे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, कोई हमसे पूछे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, कोई हमसे पूछे तो कितनी हो जाएगी भाई, 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आई है, उसमें अगर हम 2k π ऐड कर दें, यहाँ पे जो k है वो एक इंटीजर लेना है, तो ये हो जाएगी जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, उसमें 2k π ऐड करते ही जनरल वैल्यू मिल जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है अपने को। ठीक है, अब एंगल जो है ना, एंगल यूं भी मेजर किया जा सकता है, एंगल यूं भी मेजर किया जा सकता है और एंगल यूं भी मेजर किया जा सकता है। तो बताओ कैसे मेजर करेंगे, यूं मेजर करें या फिर यूं मेजर करें। मैं तो ये कहूंगा कि आपको मेजर किस प्रकार से करना है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि भाई ये ध्यान रखें, आर्गुमेंट जो है वो -π से बड़ा और π या उससे छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। अपने आप मालूम चल जाएगा कि मेजरमेंट कैसे करना है। यहां अगर यू मेजर करेंगे तो π से बड़ा चला जाएगा, π से लेकिन बड़ा नहीं जाना चाहिए, तो ये वाला मेजरमेंट तो अलाउड नहीं है। अब की बार आर्गुमेंट निकालने के लिए इस थीटा का मेजरमेंट हमको क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसमें आर्गुमेंट निकालने के लिए क्लॉकवाइज मेजरमेंट थीटा का करना पड़ता है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि थर्ड क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनका आर्गुमेंट नेगेटिव होता है, क्योंकि आर्गुमेंट निकालने के लिए क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना पड़ता है, तो ये जो थीटा है ना, ये वाला थीटा निकालना है आपको, यही थीटा है आपका आर्गुमेंट ऑफ
Z2 यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे हमने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाला था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है। तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो देखिए कैसे निकलेगा। ये बात तो तय है कि नेगेटिव में आंसर आएगा। अब देखिए ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये अल्फा एंगल निकाल लेते हैं पहले तो ये अल्फा एंगल निकालने के लिए इस ट्रायंगल को देखिएगा जरा, है ना, इस अल्फा एंगल को निकाल लें। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को आप देखिए एक बार, ठीक है, इस एंगल को देखिए, मेरे को क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालना है। तो इस ट्रायंगल को देखिए आप, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, y कोऑर्डिनेट कितना है 1, ठीक है, और ये वाला लेंथ कितनी है √3। तो यहाँ पे tan अल्फा देखिए कितना है, tan अल्फा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं मैग्नीट्यूड की पहले बात कर रहा हूँ। तो अल्फा ये जो एक्यूट एंगल है ये हो गया π/6, है ना, अल्फा π/6 हो गया। तो थीटा जो है ना, थीटा हो गया, पूरा एंगल पाई का बनता है, ये पूरा एंगल पाई का बनता है, इसमें से π/6 अगर हट गया तो पाई माइनस π/6 हो गया आपका 5π/6। कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, ये 5π/6 एंगल है, इस एंगल का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 5π/6 है, लेकिन मुझको मेजर ये क्लॉकवाइज करना है, इसलिए यहां पे माइनस लगाना जरूरी था। तो कितना हो गया, -5π/6। तो यहां से बोल सकते हैं भाई जो आर्ग्यूमेंट आया Z2 का कितना आया, -5π/6 आया। तो ये बात एकदम समझनी है आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उनका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 -5π/6 आ गया। ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकाला हमने। अगर मैं पूछूं आपसे कि जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बताइए, आप जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बताइए, तो क्या करेंगे आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। करेक्ट है जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है आपको मालूम चल गया। अब बारी है फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं एक 1 - आयोटा, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 - आयोटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखते हैं जरा, आर्ग्यूमेंट जो है वो अगर निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना जरूरी है। तो यहाँ कर लिया Z3 को प्लॉट, ठीक है, 1 - आयोटा। अब तो आप लोग सीख चुके हो कि आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ओरिजिन को और कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करना पड़ेगा, और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ उसका एंगल मेजर करना पड़ेगा। एंगल यूं मेजर करोगे तो पाई से ऊपर चला गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, वो एंगल को मेजर करना पड़ेगा कुछ यूं, ये जो वैल्यू होगी एंगल की ये होगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पहले तो इस एंगल को मैग्नीट्यूड वाइज मेजर करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो मैग्नीट्यूड वाइज मेजर करें, ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज मेजर करें तो tan थीटा कितना होगा। यहाँ पे लेंथ की बात करें तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये लेंथ 1 है और ये लेंथ भी हमारी 1 है, ठीक है। तो tan थीटा 1/1 हो गया, थीटा हो गया π/4, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज मेजर करते हैं, ठीक है ना। लेट्स मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा, लेट्स मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा का मैग्नीट्यूड मेजर किया, π/4 मिला, लेकिन मुझको क्लॉकवाइज मेजरमेंट यहां करनी है तो इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट मेजर करते हुए। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट बोलना चाहूं Z3 का, तो Z3 का जो आर्ग्यूमेंट है वो होगा आपका -π/4। ये माइनस साइन जो लगता है ये मेजरमेंट कैसे हुई है इसके लिए लगता है, ठीक है, माइनस साइन लगता है, वो लगता है मेजरमेंट किस प्रकार से हुई है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट हुई है, -π/4 इसका आर्ग्यूमेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हमको मिल गई है Z3 की, दैट इज -π/4। अगर जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना चाहूँ, जनरल आर्ग्यूमेंट निकालना चाहें, जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 अगर निकालना चाहें तो वो हो जाएगा -π/4
प्लस 2 के पाई। यहाँ पे के हमारा क्या है, के एक इंटीजर है। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके जनरल वैल्यू निकाल ली जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 है, 5, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास Z5 है, Z5 है -6, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z6, वो है 7 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z7 -9 आयोटा। मुझे इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट और निकालने हैं। तो देखिए क्या होंगे, अभी देख लेते हैं जरा। Z4 इक्वल टू 5, Z4 इक्वल टू 5, पहले इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो Z4 इक्वल टू 5, यहां पे मिलेगा आपको Z4 इक्वल टू 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 का मतलब होता है 5 + 0 आयोटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ओरिजिन को जब Z4 से ज्वाइन करेंगे, इस लाइन का एंगल और रियल पॉजिटिव एक्सिस का एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल तो 0 है। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 हो जाएगा 0। तो एक बात साफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे, Z5 की बात करते हैं। आप Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर को देखोगे तो ये -6 है। -6 का मतलब है -6 + 0 आयोटा, मतलब -6,0 पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर, -6 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, अब ओरिजिन से Z5 को जब हम ज्वाइन करेंगे, इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना है ना। ओरिजिन को Z5 से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन का एंगल हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना है। यहां पे एंगल या तो यूं मेजर कर सकते हैं पाए, या फिर यूं मेजर कर सकते हैं -पाए। अब यहाँ पे पाए लेना है कि -पाए लेना है, ये कैसे मालूम चलेगा? मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, मैं यह बता चुका हूं कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है -पाए से पाए। जब -पाए और पाए के बीच में टाई हो जाता है, तब पाए हमको वैल्यू लेनी होती है। पाए पे इक्वालिटी का निशान है, -पाए पे नहीं है। पाए पे है इक्वालिटी का निशान, -पाए पे इक्वालिटी का निशान नहीं है। तो यहाँ क्लियर सी बात है कि यहाँ पे यूं मेजर नहीं करना होता, यहाँ पे यूं इस प्रकार से पॉजिटिव में मेजर करना होता है। तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा Z5 का आर्ग्यूमेंट पाए हो जाएगा। ये डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है आर्ग्यूमेंट कि भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट अपने को +पाए लेना है, -पाए नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है आपको? अब बात करते हैं यहां पे Z6 7 आयोटा है, तो यहां मिलेगा आपको Z6। ठीक है ना, ये जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये आपको इमेजिनरी लाइन पे मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो अपने को ये एंगल मिलेगा और वो हो गया π/2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z6 क्लियरली यहां से समझ में आ गया, π/2 हुआ है। ठीक है, और Z7 जो है, Z7 कॉम्प्लेक्स नंबर है -9 आयोटा, तो -9 आयोटा यहां मिलेगा आपको। Z7 कॉम्प्लेक्स नंबर -9 आयोटा यहां मिलना है आपको। ठीक है, तो ओरिजिन को आप ज्वाइन करें Z7 के साथ और इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल देखें। यूं एंगल लोगे तो पाई से ऊपर चला जाएगा, ये वाला एंगल लेना होगा। क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो नेगेटिव में आर्ग्यूमेंट आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z7 इज नेगेटिव में कितना आएगा, π/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात साफ हो चुकी है। पॉजिटिव रियल एक्सिस पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट 0 आता है। नेगेटिव रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट पाए आता है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है।
ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये रियल एक्सिस होती है। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नेगेटिव में π/2 उसका आर्ग्यूमेंट आएगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जो सारी बातें थी मैं उनको एक बार फिर से यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हाइलाइट्स आपको दे देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स की, हाइलाइट्स आर्ग्यूमेंट की दे देता हूँ, हाइलाइट्स दे देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स की। सबसे पहली बात कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनका आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल हैव पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स numbers will have positive argument होगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका होगा नेगेटिव, उनका नेगेटिव आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, हमें ये मालूम है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा -π से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा। जब -π और पाई के बीच में टाई की सिचुएशन हो तब पाई हमको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमको जनरल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो वो एम्पलीट्यूड मतलब जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा उसके अंदर आप 2k π जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, 2k π। ठीक है, ये है हमारा जनरल आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है तो। ठीक है, जनरल आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है ना, जनरल आर्ग्यूमेंट z, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल, अगर हमको जनरल आर्ग्यूमेंट z निकालना है तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में 2k π जोड़ दीजिए, आपका जनरल आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा। और एक बहुत खास बात नोट करनी है कि 0,0 ओरिजिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0+0 आयोटा। 0+0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता। ये बात अपने को यहाँ पे नोटिस करनी है। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है 0,0 जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं किया जाता। क्यों डिफाइन नहीं किया जाता, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सिंपल है, उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। क्यों डिफाइन नहीं किया जाता भाई, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट क्यों डिफाइन नहीं किया जाता, यहाँ पे देखिए ये है ओरिजिन। ठीक है ना, अब ओरिजिन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर देखा जाए तो पॉइंट ही बन जाएगी। इस पॉइंट का इस लाइन से एंगल, एक पॉइंट का एक लाइन से एंगल डिफाइन नहीं होता है ना, एक पॉइंट का लाइन से एंगल डिफाइन नहीं होता, एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में बनता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए दो लाइंस बनती ही नहीं, एक पॉइंट बन जाता है और एक लाइन बन जाती है। पॉइंट और लाइन के बीच में एंगल डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम बोलेंगे ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर है एकदम, तो ये बात एकदम क्लियर है कि हम ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आई होप सारी बातें आपको क्लियर है। अब देखिए कुछ और बातें समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसी ही प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की भी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब यहां पे 2k π ऐड कर देते हैं। 2k π क्यों ऐड करते हैं, 2k π इसलिए ऐड करते हैं
क्योंकि इन दोनों का सम अगर पाई से बड़ा चला जाए या माइनस पाई से छोटा चला जाए, उस केस में ये वाली वैल्यू ऐसी होती है जो इस पूरे सम को माइनस पाई से पाई के बीच में एडजस्ट कर देती है। और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे जब तक बोला ना जाए, जब तक बोला ना जाए ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है या जनरल आर्ग्यूमेंट है, जब तक बोला ना जाए तो बाय डिफॉल्ट हमको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ले लेना होता है। तो यहाँ पे जितने आर्ग्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट जहां पे भी मैंने ये जो आर्ग्यूमेंट शब्द लिखा है इसका मतलब है कि मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन जहां मेंशन कर दूं कि भाई देखिए ये जनरल आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब वहां पे मैंने जनरल आर्ग्यूमेंट लिया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया आर्ग्यूमेंट Z6, इसका मतलब मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया आर्ग्यूमेंट Z4, इसका मतलब मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। जब तक ना मेंशन किया जाए तो मान लेना है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं प्रधान आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई आर्ग्यूमेंट का खेल है, यहाँ पे डिटेल में समझना जरूरी है, इसलिए पूरा फोकस लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके, एकदम एकाग्र होकर के आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बेसिक बेसिक बातें हैं, समझ में आ जाएगा तो आर्ग्यूमेंट एकदम भन्नाट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 याद करेंगे इसको। अच्छा, इसका प्रूफ सोच रहे होगे कि प्रूफ क्या है? प्रूफ बताऊंगा मैं, लेकिन प्रूफ के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरा फॉर्म होता है पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म, वो सीखना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको सिखा दूंगा मैं, उसके बाद आपको इसका प्रूफ भी वहां बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज याद करनी है। क्या प्रॉपर्टीज हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है जी, प्लस 2 के पाए। उसी प्रकार से है ना, लोग की प्रॉपर्टीज होती हैं बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज का होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 होता है आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, और 2 के पाए ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे 2 के पाए इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आर्ग्यूमेंट की रेंज से बाहर जाए तो उसको रेंज में ले आते हैं अपन। कैसे लाते हैं? जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, एज ऑफ नाउ प्रॉपर्टीज याद रखेंगे एक बार। ठीक है, और अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यूं हो Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे करते हुए हो, मान लो Zn हो, ठीक है ना, नीचे हो मान लो और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर Y1 Y2 Y3 ऐसे करते हुए Ym, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर और नीचे हो यहां मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो देखिए बड़ा सिंपल है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये सिलसिला चलता रहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn तक। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Y1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Y2 यूं माइनस करते हुए लास्ट में माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Ym। ठीक है, और प्लस में 2 के पाई ऐड करना पड़ेगा, प्लस में 2 के पाई ऐड करना पड़ेगा। ये 2 के पाई क्यों ऐड करना पड़ रहा है फिर बता देता हूं। यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज अगर आर्ग्यूमेंट की रेंज के बाहर चली जाती हैं तो रेंज में लाने के लिए कैसे लाते हैं, रेंज में क्यों बाहर चली जाती हैं, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब डिटेल में आपको समझ में आएगी। और प्रूफ जो है ना इन सारी प्रॉपर्टीज का वो मैं बताऊंगा आपको पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के बाद। क्लियर है एकदम? ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी नंबर 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n की बात करें। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n जो है वो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट Z होता है। इस n को यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की खोपड़ी पे n लिखा है ना, तो Z की खोपड़ी पे जो n लिखा है उसको पकड़ करके आगे पटक दो, पकड़ करके आगे पटक दो, तो ये हो जाएगा n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। और इसके अंदर भी हम 2 के पाए ऐड करके रखते हैं ताकि अगर रेंज के बाहर, आर्ग्यूमेंट की रेंज के बाहर ये चीज जाए तो उसको हम पकड़ करके रेंज के अंदर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया कि खोपड़ी वाली जो पावर उसको पटक के आगे रख सकते हैं।
यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज एकदम शानदार तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए। और इसके बाद एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और है, हम लोगों को मालूम है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो कॉन्जुगेट मिलेगा यहां पे z बार, यहां पे मिलेगा, ठीक है ना, z बार यहां मिलेगा। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो अगर z का आर्ग्यूमेंट, z का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है ना, z का आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो z बार का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो माइनस थीटा मिलेगा, क्योंकि थीटा ऊपर है तो यहाँ पे माइनस थीटा। यहाँ पे मेजरमेंट जो है ना इसका एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए पॉजिटिव में हो गया, यह नेगेटिव में हो गया क्योंकि इसका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हुआ है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका z बार बनेगा, z अगर फोर्थ में तो z बार ऊपर बन जाएगा। मतलब इन दोनों में जो है ना, दोनों के आर्ग्यूमेंट में माइनस साइन का फर्क रहता है, ये बात अपने को नोटिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z में और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार ये बराबर बिल्कुल नहीं होते, है ना, लेकिन इनको बराबर करना है तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बराबर हो जाएंगे। z बार का आर्ग्यूमेंट कितना है, माइनस थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट z के बराबर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा लोचा भी है, ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड होती है, लेकिन एक केस में ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 मान लो -6, ठीक है। तो आप अगर आर्ग्यूमेंट z1 का देखेंगे तो वो कितना है, वो है आपका पाई, कितना है पाई, ऐसे मेजर करके पाई, ठीक है। और z1 का बार निकालेंगे ना, z1 का बार निकालेंगे तो वो भी -6 आएगा। तो इस केस में क्या है, z1 का बार निकालेंगे, उसका आर्ग्यूमेंट भी कितना आ रहा है, पाई। तो यहां पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होना, अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तब जाके प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट बराबर हो जाता है। अपना थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, दिमाग लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। आर्ग्यूमेंट z और आर्ग्यूमेंट z बार में माइनस साइन का फर्क होता है। if z is not on negative real axis, z अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे ना हो तो, ठीक है, और z अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे हो, if z is on नेगेटिव रियल एक्सिस पे अगर z है ना, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर z और कॉम्प्लेक्स नंबर z बार का जो आर्ग्यूमेंट है वो बराबर हो जाता है। यहाँ पे जो मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आर्ग्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज अभी के अभी याद कर लीजिए, आर्ग्यूमेंट के सारे बेसिक्स अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। हर क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, आई होप आपको निकालना आ गया होगा। इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, आर्ग्यूमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, और एक काम मुझको करके दे देना, अगर आपको बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ऑल बेसिक्स डन भन्नाटली। और अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट की लर्न हो जाएं तो प्लीज वो भी कमेंट कीजिएगा कि आपने सारी प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट की मस्त तरीके से याद कर ली। मुझको सुकून मिलेगा कि हाँ, मैंने जो आर्ग्यूमेंट पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और खूबसूरत बातों के साथ मिलेंगे, और आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल और उसके कुछ एप्लीकेशंस हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, मैं आपको 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। z1 है 1 प्लस आयोटा इंटू √3 प्लस आयोटा। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है z1 का आर्ग्यूमेंट। एक सवाल यह है कि आपको z1 का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है,
दूसरा क्वेश्चन है Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 3 और आपको Z2 का आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है। यहां पे मेरा आर्ग्यूमेंट का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बतानी है। क्या बतानी है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बतानी है। होमवर्क है, इन सवालों को करने के बाद भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इनका आंसर्स बताएं। एक बोल देता हूं, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, यहां पे इसको ओपन करके कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप इन सवालों को सॉल्व करो। बहुत मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी फीलिंग्स को और अपने आंसर्स को शेयर करना। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दिल मार के जाना होगा। मुस्कुराते रहे मेरे दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मुस्कुराते मुस्कुराते हम चलना होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑलराइट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।